जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और एक गुजारिश है आपसे कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता की। साल 1920 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक शुरू किया था। उसके 102 साल पूरे हो गए हैं। 31 जनवरी 2020 को उन्होंने शुरू किया था। 2023 में हम 102 साल पूरे हो चुके हैं। कितनी बदली पत्रकारिता, बहुजन पत्रकारिता कितनी बदली, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कितनी बदली, कितना उसका विकास हुआ, और जो वर्तमान दौर की पत्रकारिता है उस वक्त में बाबा साहब ने जो पत्रकारिता की थी उसको कैसे आंका जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। 102 साल हो गए मूक नायक के। इस दौर को अगर हम लोग इस लिहाज से देखें कि किस तरीके से पत्रकारिता का विकास हुआ और जो एक बहुजन पत्रकारिता, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का दौर हुआ, वो कहाँ खड़ा है? देखिए, बाबा साहब ने जो एक बहुत ही मजबूत बीज बोया था और जो उनके समय में ही एक विशाल आकार ले रहा था, लेकिन वो दिखने में एक लग रहा था, दो लग रहा था, लेकिन उस बीज ने और उस पेड़ ने जो बहुत सारे दूसरे बीज दिए, वो देश के अलग अलग कोनों में वो बीज पनप करके अब पेड़ बन गए हैं। मैंने आज आप जब बहुजन पत्रकारिता और पत्रकार की बात करते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि देश का कोई कोना ऐसा बचा हुआ होगा जहां अम्बेडकरवादी पत्रकारिता ना हो रही हो। और जिस सपने के साथ बाबा साहब ने मूक नायक की स्थापना की थी कि ये जो पूरे देश में एक उन्होंने शब्द ही दिया था, जो ब्राह्मणवादी पत्रकारिता है या व्यावसायिक पत्रकारिता है, दोनों बातें कही थी कि पत्रकारिता केवल साबुन नहीं है, और जो ब्राह्मणवादी पत्रकारिता है जहाँ किसी खास मूल्यों को, कुछ खास लोगों को नायक बनाया जाता है, उन्हीं के विचारों को प्रसारित किया जाता है, और जो उसके वैकल्पिक विचार हैं, जो वैकल्पिक नायक हैं, उनको नहीं रखा जाता है। तो आज की तारीख में आप देख लीजिए कि बहुजन पत्रकारिता इतनी आगे निकल गई है कि अगर माँ सावित्रीबाई फुले का जयंती आती है तो अगर आप केवल चैनलों में उसको देखेंगे तो उसकी संख्या हजारों में होगी जहाँ उन पर बात हो रही है, या ज्योतिराव फुले साहब की या पेरियार साहब की, और बाबा साहब की आती है तो इसकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है जहाँ इन चैनलों पर बात हो रही है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे तो बहुजन पत्रकारिता और बाबा साहब ने जो पत्रकारिता के बारे में स्वप्न देखा था वो काफ़ी फलता फूलता और काफ़ी विस्तारित होता दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर कोई कह सकता है कि कहीं कहीं गहराई थोड़ी कम लग सकती है, थोड़ा डेप्थ कम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे काम बहुत डेप्थ में भी हो रहे हैं। तो एक जो उन्होंने स्वप्न देखा था वो आज स्वप्न उनके वारिस जो हैं, जो उनके वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके वैचारिक परंपरा के लोग हैं, वो उसको पूरा कर रहे हैं। और बाई चांस बड़ी खुशी की बात भी है सारी विपरीत परिस्थितियों का, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि जो 21वीं शताब्दी की वैचारिकी होगी वो डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी होगी। उस दौर में जो बाबा साहब पत्रकारिता कर रहे थे, तमाम अखबार एक के बाद उन्होंने एक निकाले हैं, है ना। आपने एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा था कुछ साल पहले उस पर, जब 100 वर्ष पूरे हुए थे, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उस वक्त की पत्रकारिता, बाबा साहब ने जो पत्रकारिता को लेकर सपना देखा था, फिर जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, आज के दौर की पत्रकारिता से उसकी तुलना करते हैं तो वो कैसे देखते हैं? देखिए, आज के दौर की पत्रकारिता में ये कमी है। बाबा साहब के जो सरोकारों का दायरा था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एक बात मैं कहूँगा कि बाबा साहब के सरोकारों के दायरे से कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, यानी कहीं भी बाबा साहब एक मामले में देखिए जो उनकी पत्रकारिता में दिखती है, एक शब्द होता है यूनिवर्सल जस्टिस, यानी कहीं भी किसी के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है उसकी खबर लेना, और कहीं भी कुछ भी न्यायपूर्ण हो रहा है उसके साथ खड़ा होना, चाहे वो दुनिया के किसी कोने पर हो रहा है, देश के किसी कोने में हो रहा है। तो बाबा साहब ने जो उनका ये वैल्यू सिस्टम था बुनियादी, उसकी अपनी पत्रकारिता में भी उसकी झलक उन्होंने प्रस्तुत की थी। आज की पत्रकारिता में कई जगह पर दिखता है दायरे बहुत सीमित हैं। दूसरा एक चीज़ और भी दिखती है कि बाबा साहब की पत्रकारिता में
बाजार ने एक तरह से पत्रकारिता को कुछ अवसर भी दिए हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, नए तरह के इंस्ट्रूमेंट आए हैं, सोशल मीडिया आई है, नहीं तो हम इतने लोगों तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन बाजार के दबाव ने कुछ मूल्यों विचारों के साथ लोगों को समझौते के लिए भी किया है। जबकि बाबा साहब की पत्रकारिता में देखेंगे तो जैसे उन्होंने अपने जीवन में किस सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, उसी तरह उन्होंने अपनी पत्रकारिता में भी कभी भी अपनी वैचारिकी से कोई समझौता नहीं किया। आज वैचारिकी में कहीं कहीं समझौते बाजार के दबाव में दिखते हैं। ये दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक तो ये कि वैचारिकता पर कहीं कहीं एक बाजार का दबाव, और दूसरा जो एक वैल्यू सिस्टम होता है कि हर पत्रकार का एक वैल्यू सिस्टम होगा, एक जो मैगजीन का जो वैल्यू सिस्टम, जैसे मान लीजिए आज भी हम नुक नायक का पन्ना पलटें तो फिर हमारे अंदर एक आग आती है, हमारे अंदर एक दिमाग में उत्तेजनाएं आती हैं, हमारी वैचारिकी बहुत उछाले मारने लगती है। तो ये एक होता है कि जो उसका लेखक है, जो उसका संपादक है, अगर वो स्वयं ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की राइटिंग नहीं लिख सकता है जो इतिहास के लिए मिसाल बन जाए। और आपने एक भी देखा होगा कि बाबा साहब की जो पत्रकारिता, जो दूसरा सवाल आप उठा रहे थे कि कैसे मूक नायक से बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत भारत से समता और प्रबुद्ध भारत यहाँ तक जाती है। मूक नायक एक दायरे तक सीमित है जिसको बोलने से रोक दिया गया। बहिष्कृत भारत वो भी दायरा थोड़ा बड़ा है। समता एक बड़े मूल्य की स्थापना। लेकिन जो तीसरा है प्रबुद्ध भारत, यानी चौथा, पूरे भारत की कैसी कल्पना कर रहे हैं। और चौथे में शब्द जो बाबा साहब ने लिया था प्रबुद्ध भारत, उसमें देखिए दुनिया की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सारी इनलाइटनमेंट की परंपरा उसमें समाहित है। और भारत में बुद्ध की जो प्रबुद्ध कल्पना है, यानी भारतीय समाज के 3000 सालों के इतिहास की कहानी और दुनिया के विकास के पूरे इतिहास की कहानी एक शब्द में बाबा साहब ने उसको रख दिया था, प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब के 3 सपने एक साथ अपने अंतिम के जीवन समय में उन्होंने चरितार्थ किया था, प्रबुद्ध भारत, रिपब्लिक भारत और जो बुद्धिज्म की तरफ तो उनका था ही। तो ये गणतंत्र, प्रबुद्ध गणतांत्रिक भारत का जो स्वप्न है अंतिम समय में उसको चरितार्थ किया। लेकिन सर आज के वक्त में कहीं कहीं जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता, बहुजन पत्रकारिता हो रही है, इधर आ जाएंगे तो उस वक्त में कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वो प्रतिक्रियावादी ज़्यादा हो गई है, वो अपना जो एजेंडा, अपनी लकीर खींचने की बात होती है वहाँ पे वो कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है, रिएक्शनरी ज़्यादा हो गई? जी, ये आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। असल में बाबा साहब को एक बात को कोई नहीं, कई बार लोग ओवरलुक करते हैं, देख नहीं पाते हैं कि एक स्वप्न था उनके मन में। एक होता है आप कोई नकारात्मकता को देख रहे हैं, उसके खिलाफत कॉल कर रहे हैं, और एक है आपको स्वप्न है समाज की कि ऐसा सब समाज आप देखना चाहते हैं, उसका आर्थिक ढांचा ऐसा होगा, उसका राजनीतिक ढांचा ऐसा होगा, उसका सामाजिक ढांचा ऐसा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो जाति विनाश किताब है उसमें बाबा साहब ने आदर्श समाज की एक परिकल्पना की थी, जिस स्वतंत्रता, समता और बंधुता, मतलब प्रेम, बंधुता अंतिम चीज है कि अगर कोई समाज में बंधुता नहीं है तो स्वतंत्रता और समता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि बंधुता तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक स्वतंत्रता और समता न हो। तो जो आदर्श समाज की वो कल्पना कर रहे थे, उनकी पत्रकारिता भी उसी से प्रेरित थी। यानी वो सकारात्मक स्वप्न के साथ, जैसे वो जाति व्यवस्था का विरोधी इसलिए नहीं थे कि जाति व्यवस्था का विरोध करना है, वो इसलिए विरोधी थे कि जाति नहीं रहेगी तो सभी मनुष्य समान रहेंगे, सब लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझेगा, एक मोहब्बत भरी दुनिया होगी जहाँ सब लोग होंगे। इसी तरह उन्होंने ज़मीन के नेशनलाइजेशन की या औद्योगिकरण की जो बात की, तो उसमें ये था कि जो भी समृद्धि होगी, जो भी आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे तो सबको उसका हक मिलेगा। यानी कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अभाव में नहीं रहेगा। यानी आर्थिक दुनिया में और राजनीति में लोकतंत्र का सपना देख रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर वर्चस्व कायम। तो अपनी पत्रकारिता के जरिए वो इन सब पे काम कर रहे, इन सब पे काम कर रहे थे, सकारात्मक स्वप्न काम कर रहे, जो उनके दिमाग में भारत की का एक स्वप्न था, मॉडर्न भारत का स्वप्न था, अपनी पत्रकारिता में उसी भारत के स्वप्न को चरितार्थ कर रहे थे। जी, तो आज के वक्त में जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, है ना,
जो बहुजन पत्रकारिता एक नया टर्म चला है, क्योंकि वो एक अलग तरह के विषयों पे बात करता है, उन लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए बाबा साहब की पत्रकारिता? पहली बात तो ये है कि उनको अपने को बार बार एक पत्रकार के रूप में ये देखना चाहिए और बाबा साहब को मॉडल रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि कई बार तो लोग पढ़ते भी नहीं हैं कि थोड़ा बहिष्कृत भारत के कुछ लेखों को, मूक नायक के लेखों को, समता के लेखों को ज़रा एक बार पलट के देख लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ है जो उसको इतना महान बनाती है, इतना ऊँचा बनाती है। और एक तो देखने से उनको क्या पता चलेगा उसको देखने से कि कोई जो लिख रहा है, ज़्यादातर आर्टिकल तो आप देखते थे कई बार बाबा साहब स्वयं ही लिखते थे, बहुत सारी आर्टिकल उनको अकेले ही लिखना पड़ता था, एडिटोरियल के अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी। तो उसमें जो वो चाहत अपनी प्रकट कर रहे हैं, जो अपना स्वप्न प्रकट कर रहे हैं, मूल्य प्रकट कर रहे हैं, उस पर अपने पत्रकार को बार बार एक बात कहते हैं, क्या पत्रकार को के बारे में 2-3 बातें कहते हैं। एक तो पत्रकार को वस्तुगत होना चाहिए। वस्तुगत होने का मतलब ये है कि आप अपना पूर्वाग्रह न प्रकट करिए पत्रकारिता में। जो सच दिखता है उस सच को कहिए और उस सच को देखिए। वस्तुगतता की कई बार बाबा साहब ने बात की है, ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहते हैं। पत्रकार की पक्षधरता के साथ ऑब्जेक्टिविटी बहुत पत्रकार की बुनियादी ज़रूरत होती है। दूसरी ये भी सच है कि अगर पत्रकार किसी व्यवसायिक हानि लाभ को सोच करके लिखेगा तो भी अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकता। इसी तरह अगर पत्रकार व्यक्ति पूजा को भी बाबा साहब ने अपनी पत्रकारिता में, आपको ध्यान होगा, खारिज किया है कि अगर किसी को नायक बनाने के लिए, किसी खलनायक बनाने के लिए ऐसा करेगा तो भी वो अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकता है। तो ये जो बाबा साहब 2-3 बातें कह रहे थे कि किसी व्यक्ति पूजा से प्रेरित नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होना चाहिए, हानि लाभ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, और एक बड़ी बाधा मानते थे बाबा साहब कि इस देश में पत्रकारिता के मार्ग में बड़ा अवरोध जाति है। क्योंकि यहाँ का जातिवादी आदमी वो सबको कहते थे एक मामले में कि अगर जाति से आप मुक्त नहीं हैं तो आप उसके दायरे के बाहर सोच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ बार बार बाबा साहब के पत्रकारिता व्यक्तित्व पर बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि बाबा साहब जातिवाद ने उनको रत्ती भर भी छुआ नहीं था। ये जान लीजिए, देश की अगुवाई वही कर सकता है जो जाति से पूर्णतया मुक्त हो। दलितों के साथ खड़े हैं तो इसका ये मतलब नहीं हो जातिवादी है, क्योंकि वही सबसे कमजोर तबका है और उसको आए उन्होंने नाते वो खड़े नाते कहे। जैसे मार्क कहता है कि सरबारा वर्ग, इस नाते नहीं कि वो सरबारा वर्ग से कोई है, क्योंकि वही सबसे दबा कुचला है, इस नाते उसके साथ इंसाफ उसी को चाहिए ना। और बाबा साहब ने तो एक बात कही थी ना कि अगर सबसे दबा हुआ अंतिम आदमी को, बाबा साहब ने बताया था, अगर मान लीजिए कोई दबा हुआ एक के ऊपर हो, अंतिम सबसे नीचे के दबे हुए को न्याय मिल जाएगा तो सबको तो अपने आप ही न्याय मिल जाएगा, ऑलरेडी मिल जाएगा, अपने ऑलरेडी न्याय मिल जाएगा। तो वो कहते थे कि अगर सबसे ये इस नाते नहीं कि वो दलित ही है, सबसे निचले हिस्से को अगर न्याय मिल सकता, कोई भी हो सकता। अरे भाई मान लीजिए महिलाओं का प्रश्न उठा रहे हो, महिला तो नहीं थे, लेकिन अपने जीवन के पहले लेख से लेकर के अंतिम हिंदू कोड बिल तक अगर वो महिलाओं के पक्ष में लगातार बात कर रहे हैं, मंत्री पद छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि न्याय का सवाल है, वो महिला नहीं है। या महिलाओं की जो गुलामी से आज़ादी का प्रश्न था वो ज़्यादातर अपर कास्ट महिलाओं को फायदा मिलने वाला, लेकिन वो ऐसे नहीं देखते थे कि वो जो भी अन्याय का शिकार है, जो जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े थे बाबा साहब। बाबा साहब कभी भी और इसे सीख लेने की जरूरत, इसे सीख लेने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया रामू जी। तो 102 साल हो गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो मूक नायक निकाला था उससे, और जब 100 साल हुए थे तो दलित दस्तक ने उसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट भी किया था, और लगातार बात होती रहती है बाबा साहब की पत्रकारिता की। और आज भी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको उन सिद्धांतों से, उन बाबा साहब की पत्रकारिता से सबक लेने की ज़रूरत है, और जिस तरीके का समाज वो अपनी पत्रकारिता के जरिए बनाना चाहते थे उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो उस तरीके से काम कर पा रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।